हिंदी साहित्य में आज सुनिए भारत और अमेरिका से प्रकाशित होने वाली पत्रिका विभोम स्वर की मुख्य संपादक सुधा ओम ढींगरा की लिखी हुई कहानी एक गलत कदम। सुधा ओम ढींगरा जी प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सरला, शुक्ला जोड़े का क्या हुआ है? विमला ने गलियारे में जा रही सरला से पूछा। कौन से शुक्ला? किनकी बात कर रही हो? सरला के हाथ में इस्त्री किए हुए कपड़े हैं और वो उन कपड़ों को स्टोर में रखने के लिए ले जा रही है। वहीं गलियारे में रुक गई और विमला से बातें करने लगी। जो 2 दिन पहले ही यहाँ रहने आए हैं। ओह, शकुंतला शुक्ला की बात कर रही हो? हाँ, उन्हीं की। वे अपनी मर्जी से यहाँ रहने नहीं आए हैं। बेटे बहू उन्हें ज़बरदस्ती छोड़ गए हैं। तो फिर क्या, दुखी तो होंगे। 2 दिन से कमरे में बंद हैं, कुछ खाया नहीं, कल तो पानी भी नहीं पिया था। बस सोफे पर दोनों पति पत्नी चुपचाप बैठे हैं। लगता है बैठे बैठे ही रात बिताई है दोनों ने। विमला उन्हें झटका लगा है। जिन बच्चों को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने क्या किया अपने माँ बाप के साथ? वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जानती हूँ थोड़ा समय लगेगा उन्हें यहाँ एडजस्ट होने में। 3 बार बुलाकर आई हूँ, कोई जवाब नहीं देते। बस सिर झुकाकर सोफे पर बैठे हैं, एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे। पर तुम उन्हें बुलाने क्यों गई थी? खाना वाना उनके कमरे में पहुंचा देती, उन्हें कुछ समय दो। सरला गेस्ट रूम में उनका बेटा बहू और ग्रैंड चिल्ड्रन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वे अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं तो उनके कमरे में ले जाओ। इस बेटे का नाम मिलने आने वालों की लिस्ट में नहीं है, इसलिए गेस्ट रूम में बिठाया है। सगा बेटा नहीं होगा, रिश्ते में कोई करीबी होगा। सरला, मुझे बताया गया है कि वो घर का सबसे बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा है, पर मिलने आने वालों की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। बेटा भी मशहूर न्यूरोसर्जन और बहू पॉपुलर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कौन? अरे समझी नहीं, डॉक्टर शरद शुक्ला और डॉक्टर जेनेट शुक्ला, जो रोज़ टीवी पर आते हैं हेल्थ के प्रोग्राम में। हाँ, पर माँ बाप यहाँ इस एडल्ट नर्सिंग होम में? दूसरे बेटे छोड़कर गए हैं, वे 2 थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि बड़े बेटे की मर्जी ना हो सकता है मिलने आने वालों में बड़े बेटे का नाम नहीं है। ये दूसरे 2 बेटों की करतूत हो सकती है। जब उसे पता चला तो मिलने चला आया। शुक्ला हॉस्पिटल के मालिक के माँ बाप यहाँ? डॉक्टर शरद तो घर में ही सब सुविधाएं जुटा सकते हैं। मुझे भी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों, पर हम कुछ पूछ नहीं सकते, इसकी इजाज़त नहीं है, ये हमारा काम नहीं। मैनेजर मनसुख भाई को कॉल करो, उनसे पूछो क्या करना है। तुमने बताया शुक्ला जोड़ा तो कोई जवाब नहीं दे रहा। ये वार्तालाप एडल्ट लिविंग एंड नर्सिंग होम यानी वृद्ध आश्रम और परिचर्या गृह के कॉरिडोर का है। लिखित रूप में ये सबके लिए, अर्थात कोई भी यहाँ रहने आ सकता है, पर अलिखित रूप से ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। डॉक्टर सुमंत हीरादास पटेल ने इसे बनवाया है और इसकी शाखाएं पूरे अमेरिका में हैं। सारे डॉक्टर, नर्सें, सेवक सेविकाएं और कर्मचारी भारतीय हैं। हर ग्रह में एक मंदिर भी होता है। हर प्रदेश का भारतीय भोजन यहाँ दिया जाता है और भारतीय माहौल उत्पन्न किया गया है। बुजुर्गों के लिए पूरी सुविधाएं जुटाई गई हैं ताकि ढलती उम्र और उनका बुढ़ापा अच्छा कट जाए। इसलिए स्थानीय लोग, अर्थात श्वेत एवं अश्वेत, इस नर्सिंग होम से दूर रहते हैं। पर भारतीय बुजुर्गों में ऐसे गृह बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं जहां उन्हें उम्र के अंतिम पड़ाव में ऐसा एहसास हो सके कि वे भारत में रह रहे हैं और इस एहसास से सुख मिल सके। चारों ओर भारतीय, शोर शराबा, संयुक्त परिवार सा खान पान, सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज़, शंख का नाद, भारतीय संगीत, धूमधाम से मनाए जाते भारतीय उत्सव। ढलती उम्र में जन्मभूमि बहुत याद आती है। बस ऐसे ग्रहों में उसे ही मुहैया करवाने की कोशिश की जाती है। तुम लोग यहाँ खड़ी बातें कर रही हो, मैं तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। नर्स मिसेस पारेख की आवाज़ ने दोनों का संवाद बंद करवा दिया। मिसेस पारेख कॉरिडोर के दूसरे छोर से आ रही हैं। जल्दी चलो, मनसुख भाई ने बुलाया है। कमरा नंबर 25 के शुक्ला का सामान पैक करना है। उनका बेटा उन्हें घर ले जा रहा है। शुक्ला परिवार भी कमाल का है। 2 बेटे माँ बाप को छोड़ जाते हैं, तीसरा लेने आ जाता है। भाई घर में सलाह कर लो, किसने माँ बाप को रखना है, किसने नहीं रखना। इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत है? विमला, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है लोगों की निजी ज़िंदगी में ताक झाँक करने की। यहाँ की पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सबको भूल जाती हो। किसी ने रिपोर्ट कर दी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मिसेस पारेख ने गुस्से में कहा।
किसी के घर में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना। हमारा यहाँ जो काम है हमें बस उस पर ध्यान देना चाहिए। सॉरी मैडम, आगे से ख्याल रखूंगी, पर कमरा नंबर 25 का सामान तो खुला ही नहीं, पैक क्या करें। विमला के कहने पर मिसेस पारेख ने कहा, खैर जो कुछ भी है वहीं जाके देखते हैं। मनसुख भाई ने बुलाया है, हमें जाना तो पड़ेगा। वे जल्दी जल्दी चलने लगी। कमरा नंबर 25 के सामने पहुंचते उन्होंने देखा डॉक्टर शरद शुक्ला अपने परिवार के साथ कमरे के भीतर जा रहे हैं। वे तीनों मनसुख भाई के साथ जाकर खड़ी हो गईं। कमरे के भीतर का दृश्य हृदय विदारक हो गया। शुक्ला दंपति 2-3 दिनों में ही उम्र से ज़्यादा लगने लगे हैं। डॉक्टर शरद शुक्ला, जो उनका बड़ा बेटा है, के तीनों बच्चे दादाजी दादी जी कहकर उनसे लिपट गए। शुक्ला दंपति के विचारों की तंद्रा टूटी। वे जैसे बेहोशी से होश में आए। वे समझ ही नहीं पा रहे उनके साथ क्या हो रहा है। वे कहीं खोए हुए लग रहे हैं। अपने बड़े बेटे, बहू, पोती और पोतों को वे पहचान नहीं पा रहे। अजनबी नज़रों से उन्हें देख रहे हैं। माँ बाप की यह दशा देखकर शरद की आंखों में नमी उतर आई। वो उनसे लिपट गया। क्या मुझसे इतनी नफरत है कि मुझे और मेरे परिवार को पहचानना भी नहीं चाहते? बाबूजी, 17 साल हो गए आपको मुझे छोड़े हुए। अब तो इस नफरत को समाप्त कर दीजिए। बूढ़े दंपति ने पहली बार उन सबको गौर से देखा। उनके होंठ हिले मगर कुछ बोल नहीं पाए। आंखों ने जार जार पानी बरसाकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। मुझे ज़बरदस्ती भी आपको यहाँ से ले जाना पड़ा तो ले जाऊंगी। जैनेट ने अपने सास ससुर की ओर देखकर कहा और बच्चों को इशारा किया कि उनका सामान बाहर ले जाएं। जैनेट की हिंदी सुन शकुंतला जी और दयानंद जी हैरान हो उसे देखने लगे। कहीं अमेरिकन उच्चारण नहीं, जैसे कोई भारतीय महिला हिंदी बोल रही है। अम्मा बाबूजी, आप लाख हमसे नाता तोड़ लें, फिर भी मैं आपकी बहू और आप मेरे अम्मा बाबूजी हैं। शरद आपके बेटे और ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहेंगे। जैनेट ने अपने बच्चों को इशारा करके कहा। हमने समय पर सब कुछ छोड़ दिया था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर हमें नहीं पता था कि समय ऐसी करवट लेगा और सब कुछ बिखर जाएगा। बाबूजी, आपको मुझसे नफरत है तो मैं आपसे दूर रहूंगी। घर में आपका बेटा और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपकी देखरेख करेंगे। आप यहाँ नहीं रहेंगे। जैनेट की बात सुन दयानंद जी और शकुंतला जी की आंखों से खारा पानी बेइंतहा बहने लगा। धीरे धीरे उनके बदन हिलने लगे और उनकी हिचकी बंध गई। शरद ने उन्हें बाहों में ले लिया और जैनेट ने नर्स को उनका ब्लड प्रेशर लेने को कहा। वो स्वयं नर्स के स्टेथोस्कोप से उनके दिल की धड़कन और सांस की गति सुनने लगी। इसके बाद उसने वहाँ खड़े कर्मचारियों को ग्लूकोज पानी में डालकर लाने के लिए कहा। उस पानी को पीने के बाद दयानंद जी और शकुंतला जी थोड़ा संभले। शरद और बच्चों ने सहारा देकर उन्हें उठाया। धीरे धीरे चलते हुए उस आश्रम से बाहर आ गए। जैनेट ने वहाँ की सारी कागजी कार्रवाई पूरी की और मैनेजर का धन्यवाद करके बाहर कार में आकर बैठ गई। स्टीयरिंग व्हील उसी ने संभाला। दयानंद जी जैनेट के चेहरे की ओर देख नहीं पाए। उनकी आंखें और सिर झुक गया। शरद को एमडी की डिग्री मिल रही थी और पूरा परिवार उस समारोह में शामिल होने आया था। सारे परिवार की सजधज अलबेली थी। शुक्ला परिवार का बड़ा बेटा डॉक्टर बना था। दयानंद का स्वाभिमान अभिमान बनकर उनके चेहरे पर छलक रहा था और बातों में बह रहा था। शकुंतला, आज के दिन का मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। पूरे शुक्ला खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने मेहनत की और इंजीनियर बना। अब मेरे बच्चे पढ़ेंगे। बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया। जी ऐसा नहीं कहते। ऐसे समय में बस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। शकुंतला, तुम जानती हो, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मैं हमेशा मांगता हूँ, पर मैं कर्मयोगी हूँ। कर्मों पर विश्वास करता हूँ। कर्म ही किस्मत का निर्माण करते हैं। जी मैं ईश्वर का धन्यवाद पहले करूँगी। करो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका है। देखना, अब मैं शरद के लिए परंपराओं और संस्कारों से लिपटी एक खूबसूरत ब्राह्मण कन्या भारत से लेकर आऊँगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शरद की राय लेंगे। वो बच्चा नहीं है, डॉक्टर बन गया है और मैच्योर हो गया है। हाँ, उसकी राय लूँगा, पर लड़की हमारी पसंद की इस घर में आएगी, क्योंकि खानदान लड़की को चलाना होता है, उसे सब कुछ संभालना होता है। मैं चाहता हूँ कि जातीय लड़की से ही वंश बढ़े। चाहती तो मैं भी हूँ, पर बच्चों की खुशी पहले देखूंगी। क्या मतलब, बच्चों की खुशी पहले देखूंगी? हमारी खुशी में उनकी खुशी है? नहीं, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। जीवन उन्होंने जीना है, हम अपना जीवन अपनी मर्जी से जी रहे हैं। तुम सोचती हो कि मैं अपने बच्चों की खुशी नहीं चाहता, उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचता? अरे मैं तो आने वाली पीढ़ियों तक के बारे में सोच रहा हूँ।
अपनी तरफ की लड़की होगी तो बच्चों में अपने आप के संस्कार डल जाएंगे जो हम इस देश में चाह कर भी नहीं डाल पाएंगे। शकुंतला जी ने चुप रहना बेहतर समझा। अक्सर जब बातचीत बहस में बदलने लगती है तो वे पलायन कर जाती हैं। उनका पलायन चुप रहना होता है। दयानंद जी की सोच की संकीर्णता से वे टकराना नहीं चाहती। कई बार हंसकर उन्होंने दयानंद जी को कहा है, दुनिया चांद के चक्कर लगा आई पर आप अमेरिका में आकर भी नहीं बदले। अभी तक अपनी पुरानी सोच की खूंटी हर दीवार पर टांग रहे हैं। हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारी भाषा हमारी अस्मिता है। दयानंद जी हमेशा अपनी गर्दन अकड़ा कर ये बात कहते थे। मैं परंपराएं तोड़ने और संस्कार छोड़ने को कब कहती हूँ? सभी बच्चे घर में अपनी भाषा बोलते हैं, बस उन्हें थोड़ी आज़ादी दे दीजिए जिसके वे हकदार हैं। मैंने हर तरह की आज़ादी बच्चों को दी है। तुम्हें पता नहीं क्यों लगता रहता है कि मैं बच्चों की आज़ादी का दुश्मन हूँ। हाँ, एक बात स्पष्ट कहता हूँ और कहता रहूँगा कि मेरे घर में कोई विजातीय लड़की बहू बनकर नहीं आ सकती। मैं बेटे को त्याग दूंगा। शकुंतला जी इस तरह के वार्तालाप को चुप रहकर विराम दे देती थीं। तालियों की गूंज में समारोह समाप्त हुआ। हॉल से बाहर निकलकर शरद ने जैनेट को अपने परिवार से मिलवाया। अम्मा बाबूजी, ये जैनेट है, मेरी बेहतरीन मित्र। शरद ने जैनेट को परिवार से मिलाते हुए कहा। जैनेट ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कहा। फिर शरद जैनेट की ओर देखते हुए बोला, जैनेट, ये मेरे अम्मा बाबूजी हैं और ये मेरे छोटे भाई हैं अरुण और विनोद। शरद के बाबूजी के चेहरे के भाव बदल गए। वे समझ गए कि ये लड़की बेहतरीन मित्र से कुछ आगे है, तभी उनका बेटा उसे परिवार से मिलवाने लाया है। उस समय उन्होंने अपनी भावनाओं और गुस्से को काबू में रखा। उन्हें हैरानी तब हुई जब शरद ने माँ को कहा, अम्मा, मैंने इसी लड़की के बारे में आपको बताया था। और उनकी पत्नी शरद की माँ ने जैनेट को अपनी एक बाजू आगे बढ़ाकर अपने साथ लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार का इजहार किया। मुँह से वो कुछ नहीं बोली। दयानंद को अपनी पत्नी पर भी बहुत गुस्सा आया। इतना बड़ा राज उनसे छुपा कर रखा। उन्होंने सार्वजनिक स्थल पर विशेषतः अपने बेटे के दीक्षांत समारोह के उपरांत किसी भी तरह के वाद विवाद में न जाना बेहतर समझा। पर घर तक के पूरे रास्ते कार में बैठे वे भीतर ही भीतर कुढ़ते रहे। उनकी पत्नी ऐसी नहीं थी। उन्होंने कभी उनसे कुछ नहीं छिपाया था, कभी झूठ नहीं बोला था। इतना बड़ा धोखा देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? शरद और जैनेट दीक्षांत समारोह की पार्टी में हिस्सा लेने के लिए रुक गए थे। घर पहुंचते ही दयानंद जी ने अपना आपा खो दिया। शकुंतला, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें सब पता था कि शरद ने लड़की ढूंढ ली है और वो भी गोरी ईसाइन। अब समझ में आया तुम क्यों बच्चों की आज़ादी और उनकी मर्जी की बात किया करती थी। दयानंद जी ने बोलना शुरू ही किया था, दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चले गए। वर्षों की गृहस्थी में शकुंतला जी ने अपनी एक आदत बना ली है। जब भी दयानंद जी गुस्से में बोलना शुरू करते, वो कभी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती, बस खामोश चुपचाप गुस्से के तूफान को गुजरने देती। उस समय वे घास की तरह बन जाती और सिर झुका लेती। तूफान निकल जाने के बाद फिर सिर उठा लेती। दयानंद जी के गुस्से के तूफान के आगे वे कभी सफ़ेदे के वृक्ष की तरह खड़ी नहीं हुई। उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान को कट कर गिरने नहीं दिया। दयानंद जी ने गुस्से में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो परिवार के लिए बहुत घातक साबित हुए हैं। शकुंतला जी अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से दयानंद जी के कई फैसलों के रुख मोड़ती रही हैं, पर शरद के मामले में वे भी कुछ नहीं कर पाईं। शकुंतला जी और दयानंद जी ने लंबी सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखें भावनाओं से भर गई हैं। शकुंतला जी ने दयानंद जी के हाथों पर अपना हाथ रखा। कुछ क्षण पहले दोनों एक ही समय और एक ही घटना को याद कर रहे थे। शरद और जैनेट को देखकर पुराने समय में दयानंद जी और शकुंतला जी का लौटना स्वाभाविक है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में उसे जीना नहीं आता। छोटी सी बात पर भी अतीत के गलियारे में झांकना उसे अच्छा लगता है। दयानंद जी और शकुंतला जी भी तो यही कर रहे हैं। मानव प्रकृति मूलतः अतीत जीवी है। 17 वर्ष बाद अपने बेटे, बहू और पोती पोतों से मिले हैं। कार में उनके साथ बैठे उन क्षणों का सुख लेने के बजाय दोनों पति पत्नी उस समय में बार बार लौट रहे हैं जिस समय ने उनके मन पर भारी बोझ डाला हुआ है और अब तक वे उसी बोझ तले दबे हुए हैं। जैनेट, मुझे लगता है अम्मा और बाबूजी को तुम्हारे और मेरे बारे में बात करने का सही समय नहीं मिला या परिस्थितियों ने इजाज़त नहीं दी। बाबूजी के हाव भाव देखकर मैं डर गया हूँ। शरद ने दीक्षांत समारोह की पार्टी में जाने से पहले जैनेट को कहा। आई गॉट स्केयर्ड टू।
जेनेट ने जवाब में कहा। रादर देन गोइंग एट ए पार्टी, लेट्स गो होम एंड फेस बाबूजी। वन डे वी हैव टू टॉक टू हिम। दोनों घर की ओर चल दिए। शरद और जेनेट ने घर में प्रवेश किया ही था कि बाबूजी ने गर्ज कर अपने दोनों छोटे बेटों को बुला लिया और शकुंतला जी भी सहम कर वहीं पास खड़ी हो गई थी। शरद और जेनेट के बोलने से पहले ही बाबूजी ने बुलंद आवाज़ में कह दिया, जेनेट इस घर की बहू नहीं बन सकती। शरद, मैंने तेरे लिए एक लड़की भारत में पसंद कर ली है जो हमारी जात की है और हमारे परिवार की परंपराओं रस्म रिवाजों से परिचित है। घर की मान मर्यादा का खूब ख्याल रखेगी। इतना सुनते ही शरद गुस्सा खा गया। तल्खी से बोला, बाबूजी आप लड़कियां जितनी मर्जी से देखते रहें, पर शादी मैं जेनेट से ही करूँगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप स्वीकृति दे दें तो अच्छा है, शादी तो हमें करनी ही है। मेरे जीते जी मैं शादी की स्वीकृति नहीं दूंगा, बाबूजी ने अपने रौबीले अंदाज में कहा था। शकुंतला जी शरद को देखकर हमेशा कहती, शरद शक्ल सूरत में अपने बाबूजी पर गया है, पर बेहद विनम्र और व्यवहार कुशल है। यही बातें उसे बाबूजी से अलग करती हैं। कुछ क्षणों के लिए उसे गुस्सा आया, फिर वो शांत हो गया। बाबूजी, मैं जेनेट से बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। हम दोनों एक दूसरे को वादा कर चुके हैं और वादा निभाना तो आप ही ने सिखाया है। प्लीज़ मान जाइए। शरद ने अपने बाबूजी की मिन्नतें डालीं, पैरों को हाथ लगाया, हाथ जोड़े, पर बाबूजी नहीं माने। हार कर 6 महीने बाद शरद और जेनेट ने पहले कोर्ट मैरिज की, फिर मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी में जेनेट के घर वाले और उन दोनों के कुछ मित्र शामिल हुए। जेनेट के परिवार वालों की सलाह पर शरद और जेनेट शरद के परिवार से मिलने घर आए। जेनेट का परिवार बहुत बड़ा और मिलजुल कर रहने वाला परिवार है। उनका कहना था कि जब वे दोनों शादी करके जाएंगे तो बाबूजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कोई माँ बाप अपना बेटा खोना नहीं चाहते। शरद घर जाने से घबरा रहा था। वे अपने बाबूजी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, पर जेनेट के परिवार ने बहुत जोर डाला। उसे जेनेट को लेकर घर आना पड़ा। मंदिर में की गई शादी की चर्चा घर तक पहुंच चुकी थी। अमेरिका के जिस भाग में वे रह रहे हैं, वहाँ का भारतीय समुदाय आपस में बहुत जुड़ा हुआ है। बाबूजी के दोस्तों में खबर फैल चुकी थी। उन्हें ज्यों ही पता चला कि शरद और जेनेट ने कार ड्राइव वे पर पार्क की है, बस सारे परिवार को इकट्ठा कर लिया और दरवाज़ा खोलते चिल्ला पड़े, इसी क्षण से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। मैं तुम्हें हर जगह से बेदखल करता हूँ, कभी इस तरफ पलट कर नहीं देखना। फिर वे परिवार की तरफ मुड़े और अपने दोनों बेटों को देखते हुए बोले, शकुंतला जी और शरद के चम्मचों, अगर किसी ने भी शरद से मिलने या फ़ोन करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शरद वापस मुड़ गया और 17 बरसों बाद आज उसने अपने अम्मा बाबूजी को इस दशा में पाया। कार हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही है। शरद ने पीछे मुड़कर कई बार अपने अम्मा बाबूजी की ओर देखा। वे दोनों सिर झुकाए अतीत का लिहाफ ओढ़े बैठे हैं। शरद समझ गया कि उसके अम्मा बाबूजी के भीतर मंथन चल रहा है। उसने उनके मंथन में बाधा नहीं डाली, बस बार बार उनकी ओर देखकर लंबी सांस छोड़ता। वो स्वयं भी पुरानी यादों में उलझ रहा था। कितने दिनों तक वो अपनी अम्मा के फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, अपने भाइयों के आने की राह तकता रहा। कई बरस वो भारतीय पार्टियों में उनसे मिलने की आस लगाए जाता रहा। उसे जब पता चला कि उसके बाबूजी हर उस पार्टी के न्योते को इनकार कर देते हैं जिसमें वो आने वाला होता था, तो उसने अपने मिलने जुलने वालों का दायरा ही बदल लिया। वो नहीं चाहता था उसके माँ बाप को उसकी वजह से कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े या तकलीफ़ हो। शरद भी यादों के हिंडोलों पर सवार हो गया। शरद को अपने दोनों भाइयों की शादी का पता चला था। वो तब भी न्योते का इंतज़ार करता रहा था, झूठी आशा पर जी रहा था। वो मुस्कुरा पड़ा। बेशक आशा झूठी ही हो, जीवन में रस रखती है। उसके जीवन का रस उस समय समाप्त हो गया जब उसे पता चला कि इसको दोनों भाइयों की शादी भारत में हो रही है। सब बातें उसे अपने दोस्तों से ही पता चलती थीं। अपने परिवार के बारे में जानने की शरद की भी कितनी रुचि होती थी। हालांकि पार्टियों में वो उनसे दूर हो गया था। शरद याद कर रहा था कि शादी के 5 साल तक उसके दोस्त उसे परिवार के बारे में खबरें देते रहे। अरुण और विनोद ने बाबूजी के कहने पर कानपुर की लड़कियों से शादी करने के लिए हाँ तो कर दी थी, पर वे 1 साल तक भारत जाते रहे, उनसे मिलते रहे और इंटरनेट पर भी जुड़े रहे। फेस टाइम तो हर शाम होता ही था। बाबूजी ने भी उनकी सब हरकतें स्वीकार कीं। शायद शरद की शादी के बाद वे भी डर गए थे। अपनी संकीर्णता के दायरे को कुछ तोड़ा था उन्होंने। नहीं चाहते थे उनके बाकी दोनों बेटे किसी और धर्म की लड़कियां लेकर आएं। दयानंद जी तो अमेरिका में पैदा हुई भारतीय लड़कियों को भी बहू के रूप में नहीं चाहते थे।
हालांकि खुद के बेटे अमेरिका में जन्मे पले हैं। भाइयों की शादी तक तो शरद को सबकी खबरें मिलती रहीं, पर उसके बाद उसके दोस्त अमेरिका के अलग अलग शहरों में चले गए और परिवार की खबरों का उसका लिंक ही पूरी तरह से टूट गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके भाइयों और उनकी पत्नियों ने बाबूजी और अम्मा की ये हालत कर दी। शरद यही सोच रहा है कि बाबूजी ने अपनी ऐसी हालत कैसे होने दी। क्या बढ़ती उम्र में इंसान अपना आत्मविश्वास खोने लगता है, या उसकी असुरक्षा की भावना उसे सही और गलत का फैसला नहीं लेने देती। घर तो बाबूजी और अम्मा के नाम था, उस घर से उन्हें कौन निकाल सकता है। इन्हीं सब प्रश्नों में शरद उलझा था कि जेनेट की आवाज़ सभी को वर्तमान में ले आई। अम्मा, बाबूजी, मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। जेनेट की आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। अतीत से सबका नाता टूट गया। दयानंद जी और शकुंतला जी ने सिर उठाकर देखा तो जेनेट की कार शुक्ला हॉस्पिटल पार करके एक ऐसे सब डिवीज़न में प्रवेश कर रही है जहाँ पर अमीर लोगों के टाउन हाउसेस हैं। शुक्ला दंपति कभी भी इस तरफ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर शुक्ला हॉस्पिटल है। उन्हें इतना ज्ञान है कि ये सब डिवीज़न रिच एडल्ट लिविंग सब डिवीज़न कहलाया जाता है। लोग बढ़ती उम्र में बड़े बड़े महल छोड़कर इन आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित टाउन हाउसों में आ जाते हैं, जहां उन्हें इन घरों के लॉन की देखरेख नहीं करनी पड़ती, सब डिवीज़न की मैनेजमेंट करती है। बड़े बड़े घरों के रखरखाव और अकेलेपन से भी लोग ढलती उम्र में बच जाते हैं। प्राकृतिक संपदा से लैस इस एरिया में एक क्लब हाउस भी है जहाँ सभी बुजुर्ग मिलते हैं और अपनी रुचि अनुसार व्यस्त रहते हैं। ऐसे सब डिवीज़नों में बढ़ती उम्र के लोग अकेले नहीं होते। दयानंद जी को लोगों ने बताया था कि शुक्ला हॉस्पिटल इसी सब डिवीज़न के दम पर फल फूल रहा है। शुक्ला दंपति को घबराहट होने लगी कि कहीं कुएं से निकलकर खाई में तो नहीं गिर रहे। क्या जेनेट उन्हें यहाँ रखने के लिए लाई है? दोनों के भीतर कुछ उमड़ घुमड़ रहा है। बेहद घबराहट हो रही है। उन्होंने देखा इस सब डिवीज़न में जगह जगह तालाब बने हुए हैं जिनमें कमल के फूल खिले हुए हैं और कई बत्तखें उनमें तैर रही हैं। बुजुर्ग वहाँ वॉकिंग ट्रेल पर टहल रहे हैं। दोनों का दिल बैठने लगा। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अब तो वे बच्चों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। जिस तरह बच्चे नचा रहे हैं वे नाच रहे हैं। दोनों की सोचने समझने की शक्ति ही जवाब दे चुकी है। जिंदगी की राह पर एक कदम गलत उठाया था और अब वे अपनी ज़िंदगी को ही तलाश रहे हैं जो पता नहीं कहाँ खो गई है। जेनेट ने कार को सब डिवीज़न की सड़क के दाईं ओर जो ही मोड़ा, कुछ अमेरिकन बुजुर्गों ने हाथ देकर कार को रोक दिया और हंसते हंसते उनकी कार की ओर बढ़ने लगे। अम्मा, बाबूजी, आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ जो बरसों से आपसे मिलना चाहते हैं, जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, जेनेट ने बड़े प्यार से कहा। अम्मा बाबूजी की जान में जान आई। उन्होंने चेहरा उठाकर उन सबकी ओर देखा। उन्हें उनमें से कोई चेहरा जाना पहचाना नहीं लगा। उन अमेरिकन में से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और कहा, वेलकम दयानंद एंड शकुंतला, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर गैंग। सुनकर शुक्ला दंपति वहीं कार की सीटों में धंस गए। उन्हें उठना मुश्किल हो रहा था। बच्चों से उन्हें धोखे पे धोखा मिल रहा है। उन्हें साफ लगने लगा कि इन अमेरिकन के साथ उन्हें छोड़ा जा रहा है। शुक्ला हॉस्पिटल साथ है, उनकी देखरेख होती रहेगी। ये सोच उन पर इतनी हावी हो गई कि वे कुछ बोल ही नहीं पाए। शरद और उसके बच्चों ने उन्हें कार से बाहर निकाला और एक टाउन हाउस की ओर ले चले। सारे अमेरिकन बुजुर्ग उनके साथ चल पड़े। अधेड़ उम्र के अमेरिकन ने दरवाज़ा खोला और शरद तथा बच्चे सहारा देकर उन्हें भीतर ले गए। अधेड़ व्यक्ति ने उन्हें झुकाकर सोफे पर बिठाया और हिंदी में कहा, हमारे कैसल में आपका स्वागत है। फिर वे हो करके हंसने लगे। दयानंद, बस इतनी ही हिंदी आती है हमें। जेनेट बहुत बढ़िया हिंदी बोल लेती है। शरद ने उन्हें उन सबसे मिलवाया कि ये जेनेट के मम्मी डैडी, दादा दादी, नाना नानी हैं। अम्मा और बाबूजी हैरान रह गए जब शरद ने बताया कि जेनेट के दादा दादी और नाना नानी 90 वर्ष से ऊपर के हैं। तीनों के टाउन हाउस आसपास हैं और जेनेट के माँ बाप उनकी देखरेख करते हैं। अम्मा और बाबूजी ने राहत की सांस ली और लंबी सांस के साथ ही दिमाग से सोचों का बोझ उतरा। फिर उन्होंने अपनी ओर देखा। उम्र में उनसे कहीं अधिक लगते हैं। जेनेट के डैड ने हंसते हुए कहा, जेंटलमैन, आज मैं तुम दोनों को आराम करने दूंगा, कल भी तुम लोग आराम कर लेना। परसों से आप लोगों का डेली रूटीन सेट हो जाएगा। हम लेने आएंगे, सुबह की सैर हमारे साथ करेंगे, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट करवाएंगे, आपको आपके घर छोड़ देंगे। आप आराम करें, लंच खाएं, 4 बजे फिर लेने आएंगे। सब डिवीज़न के क्लब हाउस में चलेंगे। वहाँ कुछ गेम्स खेलनी हो खेलें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, आपकी मर्जी। कुछ ना करने का मन हो तो बैठकर अपनी उम्र के लोगों से बातें करें। डैड, अम्मा बाबूजी को आप पहली बार मिल रहे हैं।
और मिलते ही उन पर अपनी डॉक्टरी झाड़नी शुरू कर दी। जेनेट ने बड़े प्यार से कहा, अब मिले हैं तो अब पकड़ूंगा ना, पहले मिल जाते तो पहले मेरे गैंग में शामिल हो गए होते। हो करके जेनेट के डैडी हंसने लगे। दयानंद जी और शकुंतला जी सारी बातचीत समझने की कोशिश कर रहे हैं और सबकी ओर देख रहे हैं। अमेरिकन अंग्रेजी का ये विशेष लहजा जो अमेरिका के साउथ में बोला जाता है और हंसने का स्टाइल दयानंद जी को जाना पहचाना लगा। वे सोच में पड़ गए, जेनेट के डैडी को पहले कहाँ मिले हैं। अकस्मात उन्हें याद आया और उनके मुंह से निकला, डॉक्टर जोसेफ बट्रिक। यस दयानंद, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब पहचानते हो। वे फिर हो करके हंस पड़े। याद है तुम्हें जब मैंने शकुंतला जी की डिलीवरी की थी? शरद इस दुनिया में आया था, उसके कुछ घंटे बाद मैंने तुझे कहा था मेरे बेटी हुई है, तब जेनेट आई थी। गॉड ने दोनों को आगे पीछे भेज दिया था, दोनों एक दूसरे के लिए ही आगे पीछे पैदा हुए। और तुम्हारी मेरी इतनी अच्छी दोस्ती तुम कैसे भूल गए? एक बार बात की होती सब कुछ क्लियर हो जाता। मेरी बेटी और तुम्हारी सेवा न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दयानंद जी ने सिर झुका लिया, कुछ कहा नहीं। जो बीत गया उसके लिए मत सोचो, अब जो गॉड ने दिया है उसको एंजॉय करो। गॉड बार बार मौके नहीं देता। बहुत चिंता कर ली तुमने बच्चों की, अब अपने बारे में सोचो। मेरी सोच अपनाओगे तो मेरी तरह हष्ट पुष्ट हो जाओगे। डॉक्टर बट्रिक ने अपनी तरफ इशारा करके कहा और फिर हो करके हंस पड़े। डॉक्टर बट्रिक, मैं गलत था, यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अपनी सोच की अंधेरी गलियों में मैं कितना घुसा रहा, रोशनी की एक किरण तक नहीं आने दी। मेरे दर पर कोहिनूर आया और मैंने उसे लौटा दिया। ऐसा कहते हुए दयानंद जी की रुलाई फूट गई। दयानंद, गलती इंसान से ही होती है, भूल जाओ सब कुछ। लेट्स एंजॉय द रेस्ट ऑफ द लाइफ वी हैव लेफ्ट। अब तुम हमारे गैंग का हिस्सा हो, हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। नहीं रख पाए तो ये बच्चे रखेंगे। तुम्हारी उम्र अब सोचने की नहीं, जीवन को भरपूर जीने की है। इतना कहकर डॉक्टर बट्रिक ने जेनेट की ओर देखकर कहा, इन्हें अब इनके घर ले जाओ, आप दोनों वहाँ जाकर आराम करें, परसों मिलते हैं। कहकर सब खड़े हो गए और हाथ मिलाने लगे। जेनेट के परिवार से मिलकर अम्मा और बाबूजी में इतनी ऊर्जा आई कि वे बिना किसी सहारे के चलने की कोशिश करने लगे। कार में बैठते ही बाबूजी ने शरद को कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि जेनेट डॉक्टर बट्रिक की बेटी है? मैं उनका एहसानमंद और प्रशंसक हूँ। मुझे यहाँ सेटल करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बाबूजी की आवाज़ में उदासी उतर आई। बाबूजी, आपने मुझे समय कब दिया था कुछ बताने के लिए? आपको अच्छे खानदान की बहू चाहिए थी। जेनेट बहुत बड़े परिवार की बेटी है। बट्रिक बहुत नामी खानदान है। जेनेट के मम्मी डैडी, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, कज़न, घर में 20 के करीब डॉक्टर हैं। बाबूजी, यहाँ के लोग भी सब हमारी तरह ही रहते हैं। अपवाद तो देश विदेश सब जगह होते हैं। आप आज तक अपवाद ही देखते रहे हैं। बाबूजी, आप कभी यहाँ के लोगों के करीब नहीं गए, उन्हें जानने की कोशिश नहीं की। बस यहाँ के लोगों के लिए जो पूर्व धारणाएं आप लेकर आए थे उन्हें ही पकड़ कर बैठे रहे। सही कहा बेटा तुमने। बहुत देर से और कट अनुभवों से बात समझ में आई। दयानंद जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, शरद, तुम्हें कैसे पता चला कि हम नर्सिंग होम में हैं? शकुंतला जी ने बड़ी धीमी आवाज़ में पूछा। अम्मा जी, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कैसे पता चला, किसने बताया? शरद ने विनम्रता से कहा। यह सुन अम्मा बाबूजी की आंखें बहने लगीं। आपकी आंखों में इतना पानी कहाँ से आया? शरद ने उन्हें आंखें पोंछने के लिए नैपकिन्स देते हुए कहा। हरिशंकर अंकल का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, नर्सिंग होम का एड्रेस दिया और फ़ोन काट दिया। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं मालूम और मुझे जानना भी नहीं है। आप हमारे साथ हैं, मेरे लिए बस यही महत्वपूर्ण है। शरद ने यह कहकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। अब आप पुरानी सब बातें भूल जाएं। ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सब प्रश्नों को उभरने मत दें। बस आज में खुश रहें। आज आपका बेटा आपसे यही चाहता है और आपसे विनम्र निवेदन करता है। कहकर शरद मुस्कुरा दिया। बड़ा पोता कमल, जो कार की पिछली सीट पर बैठा है, उसने अपने दादा से लिपटते हुए कहा, दादाजी, वीकेंड में मैं आपके साथ सोऊंगा और अपने पापा के बचपन की बातें सुनूंगा। दयानंद जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहा, हाँ, बहुत कुछ बताऊंगा। सुमन और पुष्प अपनी दादी से लिपट गए। दादी जी, हम वे सब कहानियाँ सुनेंगे जो आप पापा को बचपन में सुनाते थे। दादी जी ने दोनों को प्यार से सहलाया और कहा, सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, इसकी शरारतों के बारे में भी बताऊंगी। इस बात पर बच्चे ताली बजाकर हंस पड़े। जेनेट भी हंस पड़ी और बोली,
शरद कैसी शरारतें करते थे ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। जेनेट बेटा, पहली बार दयानंद जी ने जेनेट को संबोधित किया। धन्यवाद, तुमने बच्चों के नाम वही रखे जो मैं अपने पोते पोतियों के रखना चाहता था। धन्यवाद क्यों बाबूजी, ग्रैंड पेरेंट्स ही ग्रैंड चिल्ड्रन का नाम रखते हैं। फूलों के नामों पर आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम रखना चाहते थे ताकि अगली पीढ़ी फूलों सी महके। आपका हक है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता, जेनेट ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते शुक्ला दंपति यादों की कंदराओं में भटकने चला गया। कार में खामोशी छा गई। शरद ने देखा उसके माँ बाप फिर कहीं खो गए हैं। वो मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, जिन अनुभवों से गुजरे हैं, अतीत में जाना भी इनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। वर्तमान में जीना सीखने के लिए अभी इन्हें समय लगेगा। अरुण और सुरभि, विनोद और गरिमा के नव शिशुओं को देखते ही दयानंद जी ने कितने चाव से कहा था, मैंने इनके नाम सोच लिए हैं। दयानंद जी की बात बीच में काटकर सुरभि और गरिमा बोली, हमने नाम रख लिए हैं और हॉस्पिटल में रजिस्टर भी करवा दिए हैं। उसके बाद पति पत्नी कभी बोल ही नहीं पाए। बात बात में टोक दिए जाते थे। हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नियों तक परिवार सीमित हो गया था। दयानंद जी और शकुंतला जी का कोई महत्व नहीं रह गया था। परिवारों से दूर करते करते उन्हें घर से भी दूर कर दिया गया। अम्मा बाबूजी, लीजिए आपका घर आ गया। मॉम डैड के घर के बीच के रास्ते से चलकर जाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, पर कार में बाहरी सड़क से घूम कर जाना पड़ता है, 15 मिनट लग जाते हैं। अम्मा बाबूजी जेनेट की आवाज़ सुन अपने आप में लौटे। ईस्ट पार्क सब डिवीज़न के खंभे और प्रवेश द्वार का स्वागत चिन्ह नजर आया। अरे, इस सब डिवीज़न की तरफ वे आते नहीं। यहाँ बड़े बड़े पत्थर तराश कर ऊंचे ऊंचे घर बनवाए गए हैं। ये शहर का ऊंचा और पथरीला हिस्सा बेहद पॉश एरिया की खातिर नहीं, ये शुक्ला हॉस्पिटल के करीब है, इसलिए इधर वे कभी नहीं आए। बड़े से गेट के अंदर 2 सिक्योरिटी वाले एक कमरे में बैठे कंप्यूटर पर कुछ देख रहे हैं। उन्होंने बटन दबाकर गेट खोल दिया। जेनेट कार को अंदर ले गई और कई बड़े बड़े घरों को पार कर एक महलनुमा घर के सामने उसने कार को रोका। ऐसे घर तो उन्होंने हॉलीवुड के सितारों के देखे थे। जेनेट ने रिमोट से उस घर का सुंदर सा गेट खोला और कार को अंदर ले गई। कार के उस गेट के भीतर जाते ही दोनों ने देखा कि एक दूर तक दिखाई देने वाला लंबा ड्राइववे है और उसी के साथ उसी से निकलता एक गोल ड्राइववे है, जिसे यहाँ सर्कुलर ड्राइववे कहते हैं। जेनेट कार को लंबे ड्राइववे पर वहाँ ले गई। कार से वे महल की कलात्मकता, उसके कमरों की बनावट तथा फूलों और फलों से लदा बगीचा और उसका रख रखाव देख रहे हैं। कार उसने 5 गैराज के आगे रोक दी, जिसमें 5 कारें खड़ी हो सकती हैं। दयानंद जी को याद आया, वे कानपुर जाकर अक्सर अपने दोस्तों में यहाँ के घरों का मजाक उड़ाया करते थे कि अमेरिका में घरों की कीमत कमरों से नहीं आंकी जाती, बल्कि कितने कारों का गैराज है जो घर से जुड़ी होती है और उसके द्वारा भी घर के अंदर जाया जा सकता है, उससे आंकी जाती है। 5 कार गैराज देखकर वे मुस्कुरा दिए। शरद, आप अम्मा बाबूजी को मेन गेट से भीतर लाइए। आज अम्मा बाबूजी का अपने घर में गृह प्रवेश है। मैं गैराज के दरवाजे से घर के भीतर जाती हूँ। जेनेट की बात सुनकर शरद मुस्कुरा दिया, पर अम्मा बाबूजी इस बात को समझ नहीं पाए। कार से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लंबा ड्राइववे ऊंचाई पर बनी गैराज के सामने समाप्त हुआ है। घर ऊंचाई पर बना है। शरद और उसके बड़े बेटे ने उन दोनों को बाहर निकलने में मदद की। उन्होंने देखा सड़क से घर तक की सीढ़ियाँ भी बनी हैं इमरजेंसी के लिए। धीरे धीरे चलकर अम्मा बाबूजी घर के मुख्य द्वार के सामने पहुँचे। बड़ा सा नक्काशीदार दरवाज़ा। उनकी आंखें देखती ही रह गईं जब दरवाजे के साथ उन्होंने सुनहरे अक्षरों में लिखा पाया, आशियाना, दयानंद शुक्ला एवं शकुंतला शुक्ला निवास। ऐसा ही उनके अपने घर के आगे लिखा हुआ था। उनका अपने संवेगों पर काबू नहीं रहा। शरद ने महसूस किया कि उसके बाबूजी का शरीर बेकाबू हो रहा है, रोम रोम भावनाओं से भीग रहा है। उसने उन्हें बाहों का सहारा देकर थाम लिया। तभी दरवाज़ा खुला। जेनेट पूजा की थाली लिए खड़ी है। उसने अम्मा और बाबूजी की आरती उतारी, हल्दी कुमकुम का टीका लगाया, उनकी चरण वंदना की और मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा बाबूजी, आपका अपने घर में स्वागत है। भीतर आएं और अपना घर संभालिए। अब तक हम इसकी देखरेख कर रहे थे। शकुंतला जी भावनाओं में बह गईं और बाबूजी ने शरद के बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी, एक गलत कदम। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे।
आपका समय शुभ हो।